हिंदुस्तान ने मान लिया कि चरखा है वो तो अहिंसा का प्रतीक है, उसकी निशानी है। चरखा तो बहुत छोटी चीज है ना, लेकिन चरखा शास्त्र भी बना कर रखा है। जब तक वो चरखा शास्त्र नहीं बना था तब तक हमको पता नहीं था कि चरखा में कितनी शक्ति है। आज तो मेरे जैसा आदमी तो कह देता है कि चरखा में शक्ति इतनी बड़ी है कि हिंदुस्तान को तो आज़ादी दिला सकता है, और सारी दुनिया दे दे तो सारी दुनिया को आज़ादी दिला सकता है। हम भारतीयों के लिए खादी के बहुत मायने हैं। खादी का जुड़ाव हमारे देश से तब से है जब इस भूखंड का क्या नाम था ये तक हम नहीं जानते। हजारों सालों पहले, हजारों वर्षों तक रेशम मार्ग पर व्यापार का एक नगीना था हमारा कपास। सिंधु संस्कृति तक में कपास के धागे मिलते हैं। इसी कपास ने हमारी समृद्धि के ताने बाने को मजबूती से बुने रखा था। इस क्षेत्र में उगने वाले देसी कपास की अपनी विशेषताएं हैं, असाधारण गुण है। वो यहाँ की मिट्टी की उपज है, यहाँ के वातावरण के मुताबिक यहाँ के लोगों की जरूरत के हिसाब की फसल है। संत कबीर ने जुलाहे के जीवन से कपास, कपड़ा, चरखा इनको दोहों में रचकर हमारी खादी को हजारों गुणों वाली निर्गुणी बना दिया। कपास का खेतों से कपड़े तक का सफर अद्भुत है। धरती पर उगता ये सफेद सोना जिन प्रक्रियाओं से गुजरता है वो देखकर हमें मानव की बौद्धिक क्षमता पर गर्व हुए बगैर नहीं रहा जा सकता। उगाई, तुनाई, धुनाई, पुनाई, कताई, बुनाई, रंगाई, छपाई, एक एक प्रक्रिया अनोखी है। उसमें एक लय है, ताल है, संगीत है। जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया की नजर हम पर पड़ी। पूंजीवादी अंग्रेज जानते थे कि अगर किसी देश पर राज करना हो तो सबसे पहले उसकी सबसे अनमोल वस्तु पर कब्जा करना होगा, और उन्होंने वो किया। सबसे पहले गुलाम हुआ भारत का कपास। उसके साथ हमारा करघा उद्योग, बुनाई, कताई, रंगाई, छपाई सब कुछ अंग्रेजों के हवाले हो गया। भारत में उगने वाला देसी कपास विदेशी यंत्रों के लिए उचित नहीं था, तो बजाय इसके कि भारतीय कपास के अनुरूप यंत्र बनाए, अंग्रेजों ने कपड़ा मिल के लिए आयात किए गए अमेरिकन यंत्रों के मुताबिक का कपास यहां उगाना शुरू किया। भारत की 30% जनता जो वस्त्र बुनती थी बेरोजगार हो गई, अपना स्वाभिमान खो बैठी, और पूरा देश अंग्रेजों का गुलाम हो गया। शतक बीत गया, भारत की हालात बद से बदतर होती जा रही थी। फिर छिड़ी हमारी आजादी की जंग, अहिंसा की बुनियाद पर खड़ा स्वतंत्रता का आंदोलन। गांधी जी ने याद किया भारत के कपास को, फिर शुरू किए बंद पड़े चरखे और पुकार लगाई खादी की। विनोबा जी ने खादी को आत्मा बना लिया और बिछ गई नींव स्वावलंबन के साथ आजाद भारत देश की। इसीलिए विनोबा ने खादी को बगावत का झंडा कहा है। गांधी जी के लिए चरखा अहिंसा का प्रतीक था, न्याय, समता और स्वतंत्रता की निशानी था। आजादी की लड़ाई के दौरान चरखे को उस लड़ाई का एक साधन माना गया। विनोबा ने वस्त्र स्वावलंबन को सिद्ध करने के लिए अनेक प्रयोग किए। खादी शास्त्र के निर्माण में विनोबा की भूमिका महत्वपूर्ण है। आजादी के संग्राम में गांधी जी ने पुकारा, गांव की ओर चलो। तब कई युवा ग्राम स्वावलंबन का काम करने के हेतु से गांवों की ओर चल पड़े। चरखा उनका अहिंसा का औजार था। 6 मई 1934 को वर्धा के पास विनोबा और कई युवाओं ने मिलकर ग्राम सेवा मंडल की स्थापना की। गांधी जी ने उसे गोपुरीय नाम दिया। आज भी यहाँ नैसर्गिक खेती, देसी गौशाला, लकड़ी की कच्ची घानी पर निकाला गया तेल, देसी कपास से कपड़े तक की प्रक्रिया से बनी खादी पर
अनेकों प्रयोग किए जाते हैं और बिक्री के लिए उत्पादन भी होता है। देसी माने ऑर्गेनिक कपास पर अनेकों प्रयोग करने वाली और ऑर्गेनिक खादी का उत्पादन करने वाली ग्राम सेवा मंडल गोपुरी ये भारत की एकमात्र संस्था है। विनोबा कहते हैं कि एक तरफ हर इंसान के पास काम करने के लिए हाथ तो है, पर उन हाथों को काम नहीं मिलता, और दूसरी तरफ विशालकाय यंत्रों द्वारा उत्पादन दुनिया में वर्ग भेद निर्माण करते हैं। यंत्रों के इस जंजाल में मजदूर के हाथों को अगर कहीं काम मिल भी जाता है तो वो इंसानी प्रतिष्ठा में बहुत कम साबित होता है और मानवीय शारीरिक क्षमता में शोषण की हर सीमा को पार कर देता है। यंत्रों से बेहिसाबी उत्पादन होता है, तब उपभोगी मानसिकता को पोषण मिलता है। मोटे तौर पर समाज संतुलित नहीं रहता। गोपुरी में एक सरंजाम विभाग है। सरंजाम माने कताई बुनाई आदि के लिए जरूरी औजार, जैसे तकली और अनेक प्रकार के चरखे, गांधी चरखा, किसान चरखा, पेटी चरखा, प्रवास चरखा, अंबर चरखा, सेवाग्राम लूम, हैंड जिनर और कपड़ा बुनने के लिए इस्तेमाल में आने वाले करघे भी गोपुरी में बनते हैं। तमिलनाडु से लेकर सुदूर के अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, यहाँ तक कि भारत के सबसे उत्तर में बसे लद्दाख तक पूरे देश के कोने कोने में जाते हैं, जहां ग्राम स्वावलंबन का काम होता है। सरंजाम में जो औजार बनते हैं वो उपकरण है, माने कि जो मानवीय इंद्रियों को मदद करते हैं। विनोबा कहते हैं कि हमारा सरंजाम ऐसा होना चाहिए जो हमारे हाथों के अधीन हो, ऐसा ना हो कि हमारे हाथ उसके अधीन हो जाए। यंत्र और सरंजाम में यही भेद है। यंत्र में उपकरण मुख्य होते हैं और मनुष्य को उनके अधीन काम करना पड़ता है, लेकिन सरंजाम में मनुष्य यानी करण मुख्य होता है और सरंजाम यानी उपकरण उसके अधीन। भारत के आहार का अभिन्न अंग है तेल। आमतौर पर हर गांव में तेल देने वाले बीज उगाए तो जाते हैं, पर उन्हें तेल की बड़ी कंपनियों को बेच दिया जाता है और गांव वाले मजबूर हो जाते हैं उन्हीं के बीजों से बना तेल बहुत ज़्यादा ऊंचे दामों में खरीदने के लिए। गोपुरी में कच्ची घानी पर निचोड़ा शुद्ध तेल मिलता है। मूंगफली, तिल, नारियल और अलसी का लकड़ी की कच्ची घानी पर निकाला शुद्ध तेल, बगैर गर्म किए निकाला यह तेल, जिसे कोल्ड प्रेस प्रोसेस कहते हैं, अपनी तामीर में असली होता है, शुद्ध रहता है। उसमें मौजूद अच्छे वसा अम्ल माने गुड फैटी एसिड्स बने रहते हैं। गोपुरी की एक खासियत है यहाँ के सरंजाम विभाग में बनने वाला और बिकने वाला कोल्हू, बिल्कुल वैसा जैसे पुराने ज़माने में तेल निकालने के लिए इस्तेमाल होता था, वही लकड़ी का कोल्हू, पर आज की ज़रूरत के हिसाब से बिजली पर चलने वाला। देश में सबसे कम कीमत पर मिलने वाला और निचोड़े गए तेल में उत्तम गुणवत्ता देने वाला लकड़ी का कोल्हू गोपुरी में मिलता है और देश भर में ले जाया जाता है। ग्राम स्वावलंबन का मुख्य उद्देश्य होता है हर एक के हाथों को काम मिले, पेट को शुद्ध आहार और जीने को सम्मान। स्वावलंबन, देशी विदेशी, ये बातें सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं की जा सकती। स्वदेशी का संबंध यहाँ के पर्यावरण से जुड़ा होता है। स्थानिक लोगों की जीवन शैली, ज़रूरतें, पानी, यहाँ की मिट्टी, इन सब से जुड़ा होता है। यहाँ की धरती में बोए जाने वाले कपास के बीज अगर विदेशी हो या संकरित यानी हाइब्रिड या फिर अनुवांशिक रूप से संशोधित माने जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो उसके लिए जो समझौते करने पड़ते हैं वो बहुत ही खतरनाक परिणाम लाते हैं। पर्यावरण की असीमित हानि होती है, मिट्टी के उपज की क्षमता खत्म होती जाती है, पानी का बेहिसाब इस्तेमाल होता है, यहाँ तक कि विदेशी कपास की उपज लेने के लिए होने वाला खर्चा कई हंसते खेलते किसान परिवारों को खुदकुशी की कगार पर ढकेल देता है। इसका एक जादुई जवाब है देसी कपास।
इसके कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होते हैं, कम पानी में उगता है, प्रदूषण की मात्रा भी बहुत कम होती है। ग्राम सेवा मंडल गोपुरी का अस्तित्व इस नींव पर खड़ा है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण कोशिश होती है कपड़े की रंगाई में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल। अनार, हल्दी, जामुन, फूल, पत्ते, प्रकृति के इन रंगों को अपने जीवन में लाने का प्रयास। जितना हो सके इस धरती को कम बिगाड़े, उसका कम से कम नुकसान करे, जैसी हमें मिली थी वैसा ही उसका जतन करे। ग्राम सेवा मंडल ये सैकड़ों लोगों का परिवार है। गोपुरी के आसपास के गांवों से तकरीबन 100 महिलाएं जो कताई का काम करती है, करीबन 40 लोग जो बुनाई का काम करते हैं और कार्यालय में काम करने वाले BCO परिवारजन। काफ़ी कम वेतन पर काम करते हुए भी इन सब की जिंदगी में सुकून दिखता है, चेहरे पर समाधान झलकता है। यकीन हो ना हो, पर इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है हाथ से किए गए खादी बनाने के काम को, चरखे को, करघे को और देसी कपास को। गोपुरी परिवार के इस सुकून को अपनी जिंदगी से जोड़ने के कई तरीके हैं। इससे हम उन किसानों से जुड़ सकते हैं, गांवों के अर्थतंत्र में सहभागी हो सकते हैं, खादी निर्मित करने वाले श्रमिकों से अपनी जीवन शैली साझा कर सकते हैं। अगर आप देसी कपास उगाते हैं तो उसे गोपुरी भेज सकते हैं। अगर आप कलाकार हैं, रंगरेज है, कृषि या कपड़े पर अनुसंधान में रुचि रखते हैं तो गोपुरी से बेहतर आंगन दूसरा नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम एक अच्छे ग्राहक बन सकते हैं। हमेशा एक बात सुनाई पड़ती है कि खादी बहुत महंगी है, उसके दाम कम रखने चाहिए। अगर ठीक से हिसाब किया जाए तो कपास जिन प्रक्रियाओं से गुजरता है, जिस महीन क्रिया का अनुभव लेता है, बुनकरों की हथेलियों में इकट्ठा होकर, कत्तिनियों की नज़ाकत भरी उंगलियों से घूमकर, करघे के संगीत पर झूमकर, रंगरेज और छापखाने में रंगों से सराबोर होकर जिस रूप में हम तक पहुंचता है, वो कला का उच्चतम आविष्कार है जो बना बनाया हमारे हाथों में बड़ी आसानी से मिलता है। उसकी कीमत हम क्या लगाएंगे? विनोबा के ही शब्दों में कहा जाए तो आम तौर पर खादी पहनने वालों की अपेक्षा खादी तैयार करने वाले अधिक गरीब होते हैं। इसलिए महंगी भी लगे तब भी उनसे खादी खरीदनी चाहिए। गरीब किसानों की बनाई खादी को अधिक दाम देकर खरीदना दूसरों का कर्तव्य है। हमारे गर्म वातावरण में सुकून दिलाने वाला कपड़ा हमें पहनना चाहिए। कपड़ा ऐसा जो पसीना सोख ले, एकदम छोटे छोटे छेदों से हवा आती जाती रहे और शरीर को ठंडा रखे, ऐसा वस्त्र। खादी सिर्फ वस्त्र नहीं है, वो एक पथ है स्वावलंबन का, दिशा है स्वतंत्रता की, लिबास है अपनेपन का, अर्थतंत्र है ग्रामाभिमुख विकास का, मैत्र है शहर और गांव का। देसी कपास का अंतरंग है शांति, प्रेम, सादगी, धीमापन। हाथ से प्रक्रिया करके शांत गति से कता हुआ सूत, बुना गया कपड़ा इंसानी हाथों के कौशल का प्रतीक है, हस्तकारी का नमूना है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि सूत कताई कोई भी, कहीं भी, कभी भी कर सकता है। प्रायोगिक तौर पर सिद्ध हुआ है कि एक परिवार अगर पूरे एक साल में हर दिन 1 घंटे सूत काटता है तो उससे 7 से 8 किलो का सूत और करीबन 40 मीटर का कपड़ा मिलता है। एक परिवार के लिए खुद अपने हाथों से कते सूत से बना 40 मीटर शुद्ध देसी कपड़ा एक साल में, स्वावलंबन और स्वदेशी की परिभाषा और क्या हो सकती है?
खादी ने हमें आजाद भारत में सांस लेने की राह दिखाई है। अब हम कोशिश करते हैं कि खादी की सांसें बंधी रहे, ये ग्राम स्वावलंबन का तंत्र बना रहे। आइए भारत के अपने खादी शास्त्र को संभाल लेते हैं, खादी को अपनाते हैं। जय जगत।